हेलो एवरीवन, मेंटल बुराई में आपका स्वागत है। बहुत दिनों से हमारी वीडियो नहीं आ पा रही थी, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था। अब मैं ज़्यादा बेटर फील कर रहा हूँ, तो आप वीडियो एक के बाद एक आएगी। और आज की क्लास में हम पढ़ाने जा रहे हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो इसके बारे में सबसे पहले इंट्रोडक्शन जानते हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है क्या। तो जब हम पदार्थ या किसी भी मैटर को डिवाइड करते जाएं तो एक ऐसा समय आएगा जब हम मैटर्स को और फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, बस इस क्लास तक। आगे की क्लास में हम लोग ये जानने लगेंगे कि एटम्स को भी फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, जो कि बनता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसके बाद कहा गया कि अब डिवाइड नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके बाद भी साइंटिस्ट ने फिर से उसको डिवाइड कर दिया। उसको डिवाइड करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स को भी इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में डिवाइड किया गया। तो अभी तक मान के चलेंगे कि एटम्स जो होते हैं सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है किसी भी मैटर का। ठीक, तो इस पे क्या है, इसके हिस्ट्री के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। इसका हिस्ट्री बहुत पुराना है, इवन 500 BC से ही इसका रिसर्च हो रहा था एटम्स के बारे में। ठीक है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में। पदार्थ को जब डिवाइड करते जाएं तो एक ऐसा समय आएगा जब उस पदार्थ के कण को, उस पार्टिकल्स ऑफ मैटर को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो दैट पार्टिकल्स इज नोन एज एटम। उस पार्टिकल्स को एटम कहा गया है। ठीक है, जैसे महर्षि कर्नाड हमारे भारतीय फिलोसोफर थे। महर्षि कर्नाड भारतीय दार्शनिक। फिलोसोफर क्या होते हैं? फिलोसोफर वो होते हैं जो अपने सोच के किसी चीज के बारे में सोच लेते हैं, वो सारा प्रैक्टिकल अपने दिमाग में कर लेते हैं और उस चीज के बारे में थ्योरी लिख देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से फिलोसफी का वर्क होता है। फिलोसफी का जो पढ़ाई करते हैं वो उस तरह का लेवल का सोच उनको डेवलप किया जाता है ताकि उस दिमाग में ही सारी चीज को सोच ले। ठीक है, तो महर्षि कर्नाड थे और फकोदा कात्यायन वगैरह थे साइंटिस्ट, जो फिलोसोफर थे हमारे भारतीय देश भारत के, जिन्होंने इस एटम्स और मॉलिक्यूल्स को डिवाइड करने के बारे में काम किया और डिवीजन के बारे में सोचा और उसके बारे में बहुत अलग अलग थ्योरी दी। लगभग सिमिलर, उनके सभी थ्योरी में लगभग सिमिलरिटी था। सब लगभग एक ही बात को कह रहे थे कि व्हेन वी डिवाइड मैटर्स one by one, then one stage will come when that particles cannot be further subdivided, that is known as atom. ठीक है, तो लगभग 18वीं शताब्दी के अंत तक किसी भी तरह का प्रैक्टिकल वर्क इस पर नहीं हुआ था। All consideration are based upon philosophy, all consideration are based upon theoretical concept. ठीक है, किसी भी तरह का प्रयोगात्मक कार्य या यूं कह लें कि प्रैक्टिकल कार्य नहीं हुआ था। इस पे सारा का सारा फिलोसफी पे बेस्ड था। बाद में आए तुम्हारे एंटोनी एल लवोजिए एंड जोसेफ एल प्रॉस्ट। ठीक है, ये दो साइंटिस्ट थे, एक केमिस्ट थे। इन्होंने एक लॉ दिया, रासायनिक संयोजन के नियम, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ये तुम्हारा संयोजन के आधार पर कॉम्बिनेशन कैसे एटम्स या कैसे एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं, और ये बड़ा एक उस तरह से कंबाइन करते करते एक एलिमेंट कंबाइन करता है तो कंपाउंड बनाता है, मिक्सचर बनाता है, और एलिमेंट उसी तरह कंपाउंड मिक्सचर कंबाइन करते हैं तो कोई भी पदार्थ का निर्माण करते हैं, कोई भी मैटर्स का फॉर्म करते हैं। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर दो लॉज को बताया गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जिसको द्रव्यमान संरक्षण के नियम कहते हैं, और दूसरा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, स्थिर अनुपात का नियम। ये दोनों को हम अपनी क्लास में दोनों बोर्ड को कवर करेंगे, या तो सीबीएसई जो स्टूडेंट सीबीएसई बोर्ड के हैं या फिर जो स्टेट बोर्ड से बिलोंग्स करते हैं, या झारखंड बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, तो हम दोनों साथ साथ में बताएंगे दोनों क्योंकि टर्मिनोलॉजी जो होता है, एक हिंदी करना, किसी इंग्लिश का हिंदी करना और एक साइंस के भाषा में हिंदी करना, दोनों में काफी डिफरेंस है। इसीलिए दोनों, चूंकि हम एक स्टूडेंट रह चुके हैं 10 तक, अप टू 10 तक हिंदी बोर्ड था मेरा, लेकिन उसके बाद हमने इंग्लिश ज्वाइन किया। तो इंग्लिश ज्वाइन करने का मतलब इंग्लिश में पढ़ा, आगे का फर्दर स्टडी जो था इंग्लिश में था, इसलिए हमको एक हिंदी स्टूडेंट को हिंदी और इंग्लिश दोनों का जानकारी होता है, उसके टर्मिनोलॉजी के बारे में जानकारी होता है। ठीक है, तो हम आते हैं टॉपिक पे, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम है क्या? द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि किसी भी द्रव्यमान का, चाहे वो किसी भी मैटर हो, कोई मैटर हो, जैसे ये हमारा मार्कर है, इस मार्कर का ये द्रव्यमान जो है, इसका द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता, सृजन में से न बनाया जा सकता है और न ही उसका विनाश किया जा सकता है। ठीक है, जैसे अगर हम इस मार्कर
मार्कर की बात करें कि ये मार्कर का कुछ मास है, कुछ द्रव्यमान है। ये द्रव्यमान इस मार्कर के बनने से पहले ये पहले प्लास्टिक का टुकड़ा होगा, उसका कुछ द्रव्यमान होगा, वो सारे प्लास्टिक के टुकड़े मिलकर एक मार्कर बना। तो इसका रॉ मटेरियल को तौलेंगे, उसका मेजरमेंट करेंगे, ठीक है, तब भी उसका मास नहीं होगा जिस मटेरियल से ये बना है, तो इसके मास के बराबर वो रॉ मटेरियल का मास होगा, है ना। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में चाहे हम हाइड्रोजन ले लें और ऑक्सीजन, H2 प्लस O2 क्या बनता है, H2O बनता है। ये दो एटम, इसका दो ऑक्सीजन का दो एटम, हाइड्रोजन का दो एटम मिलके तुम्हारा ये ऑक्सीजन ये वाटर बना। वाटर अब ये बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन दो यहाँ पर, अब ये बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन का दो एटम है, हाइड्रोजन के चार एटम है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर हम देखें कि हाइड्रोजन का मास और ऑक्सीजन का मास जब दोनों को कैलकुलेट करेंगे, दोनों को कंबाइन करेंगे, दोनों का सम करेंगे, तो ये तुम्हारा वाटर के मास के बराबर होगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के मास के बराबर होगा, ठीक है। तो यही है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान का न तो संरक्षण, द्रव्यमान का सृजन होता है और न ही विनाश होता है, बल्कि इसका सारा मास कंजर्व रहता है। जितना मास पहले था उतना ही मास, रिएक्शन के पहले जितना मास था, रिएक्शन के बाद भी उतना ही मास बचता है। उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकेंड है स्थिर अनुपात का नियम या लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। इन केमिकल रिएक्शन एवरी कंपाउंड्स मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स लाइक एलिमेंट्स, ठीक है, इन ए डेफिनिट प्रोपोर्शंस, ठीक है। दैट मीन्स जब भी दो या दो से अधिक एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं एक निश्चित अनुपात में, एक फिक्स्ड रेशियो में, तब जाके एक कंपाउंड बनता है। तो इस नियम से, इस लॉज से डेफिनेशन, कंपाउंड का डेफिनेशन भी मिलता है। कंपाउंड का, किसी यौगिक का डेफिनेशन, किसी यौगिक का परिभाषा भी मिलता है। तो इस लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कुछ और नहीं बल्कि कंपाउंड का डेफिनेशन बताता है कि जब दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो हमें एक यौगिक प्राप्त होता है, एक कंपाउंड प्राप्त होता है। When two and more than two elements combine in a fixed ratio, in a definite ratio, then it forms a compound, ठीक है। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये दो लॉ जो है बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। और इसी लॉज के बाद जब तीसरा किसी भी एटम्स के क्षेत्र में, एटम्स के रिसर्च के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा क्रांति आया तब जब डाल्टन्स ने अपना नियम प्रस्तुत किया, ठीक है। डाल्टन्स ने अपना नियम प्रस्तुत किया। डाल्टन्स ने इन्हीं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के आधार पर ही अपना नियम कुछ दिए, ठीक है। 1808 ईस्वी तक कोई खास वर्क नहीं हुआ था, लेकिन डाल्टन्स के आने के बाद उन्होंने इस पर बहुत इसको एलाबोरेट किया, एटम्स को और ज्यादा एलाबोरेट करने की कोशिश किया, उसको बढ़िया से समझाने की कोशिश की, ठीक है। तो एटम्स, डाल्टन्स ने भी यही कहा कि किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एनी मैटर इज नोन एज एटम। ये इंडिविजुअल पार्टिकल्स होते हैं। एटम्स का मतलब होता है इंडिविजुअल, ठीक है। इंडिविजुअल का मतलब होता है क्या, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है, जो इनडिविजुअल है, जिसको डिविजिबल नहीं किया जा सकता है, जिसको बांटा नहीं जा सकता है, तो उसको हम लोग एटम कहते हैं, ठीक है। तो डाल्टन्स के कुछ नियम दिए गए थे, डाल्टन्स ने हमें कुछ पोस्टुलेट्स बताए, कुछ विवेचना की एटम्स के बारे में। उन विवेचनाओं को हम देखते हैं। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में देखते हैं। According to Dalton's atomic theory, उन्होंने क्या किया, all the matter, whether an element, a compound, are made up of tiny particles called atoms, ठीक है। स्मॉल पार्टिकल्स या टीनी पार्टिकल्स सेम है। जो all the matters जो है, जितना, वही चीज हम लोग पहले से पढ़ते जा रहे हैं, वही चीज उन्होंने कहा कि जितने भी सारे मैटर्स होते हैं, जितना जो पदार्थ होते हैं, वे बहुत छोटे पदार्थ से मिलकर बने होते हैं, बहुत छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बने होते हैं। अविभाज्य जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता है, वे तो all the matters, whether element, compound, ठीक है, all are made up of very small particles is called atoms, ठीक है। तो इनके कुछ पोस्टुलेट्स दिए हैं। पोस्टुलेट्स क्या होता है, ये विवेचना उनके द्वारा विवेचना का पोस्टुलेट्स होता है जो पहले से सिद्ध होता है, जिसको सिद्ध नहीं किया जा सकता है, जो पहले से प्रूवन स्टेटमेंट को हम लोग पोस्टुलेट्स बोलते हैं। तो उनके द्वारा कुछ पोस्टुलेट्स है। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। जितने सारे मैटर है, कोई भी मैटर हो, चाहे वो ये बोर्ड हो,
चाहे दीवार हो, चाहे घर हो, कुछ भी सारा मैटर्स है। मैटर्स का डेफिनेशन हम लोग जानते हैं कि जो स्थान घेरता है हम जिसका मास होता है, द सब्सटेंस या द थिंग व्हिच ऑक्युपाई अ स्पेस एंड हैविंग मास इज नोन एज मैटर। तो मैटर जो होता है वो बहुत छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है जिसे एटम्स बोलते हैं, ठीक है, जो कि किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स। एटम्स जो होते हैं, जो पदार्थ के परमाणु होते हैं, जो परमाणु होते हैं वो अविभाज्य कण होते हैं, जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता है, कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। उसे सृजित नहीं किया जा सकता है, उसे बनाया नहीं जा सकता है, उसे नष्ट भी नहीं किया जा सकता है। ये तुम्हारा एक केमिकल कॉम्बिनेशन का जो फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उस लॉ को इसमें इसके सेकंड विवेचना से, सेकंड पोस्टुलेट्स में उस लॉ को पता चलता है। सेकंड पोस्टुलेट से न्यूटन डाल्टन का उस नियम से मिलता है। एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का जो एटम्स होता है उसके पास वे सारे गुण होते हैं जो उस एलिमेंट के पास होता है। कहने का मतलब है कोई भी पदार्थ है, जैसे चीनी है, उसके एटम्स जो होंगे वो चीनी के गुणधर्म उस एटम्स, चीनी के एटम्स में होंगे, ठीक है। तो उसके कोई भी पदार्थ होता है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, उसके जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है, उस पदार्थ का ही गुणधर्म को दर्शाता है, ठीक है। उसके सारे गुणधर्म और उसके प्रॉपर्टीज और मास को लेगा। लाइक फोर्थ पोस्टुलेट है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अलग अलग एलिमेंट्स के अलग प्रॉपर्टीज होंगे, ठीक है, अलग प्रॉपर्टीज होंगे, उनका मास अलग होगा, ठीक है। हो सकता है सेम भी हो, लेकिन ज्यादा चांसेस है कि अलग अलग मैटर्स के उसके एटम्स, उसके एटॉमिक मास या उसके प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगे। एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ अ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। जब कोई भी एटम्स मिलकर कंपाउंड्स बनाते हैं, कोई भी तत्व या कोई भी एलिमेंट के अंदर एटम्स होते हैं और एलिमेंट मिलकर कंपाउंड बनाता है, तो वो होल नंबर रेशियो होल नंबर के फॉर्म में बनाता है, ठीक है, स्मॉल होल नंबर। जैसे कि अगर हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन, ये देखो ये दो एटम्स मिलकर ये होल नंबर है। ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन का दो एटम्स मिलकर वाटर बनाता है, वाटर का एक मॉलिक्यूल है ये, ठीक है। इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर ये 2 हो जाएगा या यहाँ पर 2 हो जाएगा। दैट मीन्स क्या, यहाँ हाइड्रोजन का 4 मॉलिक्यूल्स, 4 एटम्स, 2 मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन के यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स हैं लेकिन 4 एटम्स हैं। यहाँ ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, 1 मॉलिक्यूल है, मिलकर वाटर बनाता है, वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं। यहाँ पर देखो सबका जो रेशियो है ये होल नंबर के फॉर्म में, ठीक है, कंबाइन करने का जो रेशियो है। द लास्ट वन है द रिलेटिव नंबर्स एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन ए कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में जो एटम्स होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। कांस्टेंट का मतलब है वो फिक्स्ड रेशियो में मौजूद होते हैं। वो अलग अलग, किसी भी अलग अलग एलिमेंट मिलकर जो कंपाउंड बनाता है तो उनका रेशियो फिक्स होता है, ठीक है। ये था एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बाद डाल्टन्स का एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। इस थ्योरी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें एक बात पूछा जाता है कि केमिकल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का डाल्टन्स के किस पोस्टुलेट से मिलता है। तो सेकंड पोस्टुलेट से मिलता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का परिभाषा, एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स व्हिच कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। आगे की क्लास में हम इस चैप्टर को आगे की ओर ले जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको इस वीडियो